हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आज हम एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का मॉक सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हमने जो भी मॉक सॉल्व किए हैं, वो सारे मॉक्स हमने लाइव किए हैं, एक टाइम लिमिट के अंदर किए हैं। तो जिसमें मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई आपको अपनी स्ट्रैटेजी मॉक सॉल्व करने की, क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम होता था 20 मिनट का। आज हम एक नॉर्मल वाला मॉक सॉल्व करने वाले हैं, तो इसमें कोई टाइम लिमिट का वैसा कुछ होगा नहीं। हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, अगर टाइम खत्म हो जाएगा तो उसको वापस से स्टार्ट करके फिर से सॉल्व करेंगे, मतलब आगे से सबमिट करके फिर से सॉल्व करेंगे। सो मैं आज आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताऊंगी पूरा, कि आपके एग्जाम में स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, आपको कैसे सोचना है, कौन से क्वेश्चन को आप ग्रामर से कर सकते हैं, किसमें आपको रीडिंग का यूज करना है, एंड ओवरऑल आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, हर एक क्वेश्चन को पहले आप खुद से सॉल्व करिएगा, फिर मेरा आंसर देखिएगा। इससे आपकी भी एक रीडिंग हो जाएगी एंड आपकी भी यहाँ पे एक 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मैं गाइडली का, अगर आप लोग गाइडली की मॉक देते हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं गाइडली का भी मेंस मॉक सॉल्व करने वाली हूँ जल्दी ही। सो अगर आप लोग गाइडली यूज करते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो फिर हम गाइडली के मेंस मॉक सॉल्व किया करेंगे। एंड मैं आपको मेंस मॉक कैसे सॉल्व करना है उसकी स्ट्रेटेजी बताऊंगी। सो अभी हम ये एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का मॉक सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला आपका मैचिंग है। इसमें क्या बोला है, फर्स्ट वाले में वियरिंग सेवरल लेयर्स फॉर एग्जाम्पल एनेबल्स यू टू टेक ऑफ। बोला अगर आप बहुत सारी लेयर्स को पहन लेते हैं तो वो आपको क्या कर देगा एनेबल कर देगा टेक ऑफ करने में। अब आपको टेक ऑफ क्या, यहाँ पे आपको टू टेक ऑफ दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो टेक ऑफ में यू तो नहीं हो सकता, दिस तो आपका ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑफ भी नहीं है। तो आपका जो एक ए है उसके साथ में कोई भी सेंटेंस नहीं बन पाएगा। सेकंड में क्या बोल रहा था, एलिवेटेड इन्फ्लेशन लेवल्स रॉब्ड पीपल। जो बढ़ती हुई महंगाई है उसने क्या किया है, लोगों को ठगा है, रॉब किया है, उनके परचेसिंग पावर को कमजोर किया है, और इंडिया के डेफिसिट को भी क्या किया है, खराब कर दिया है ना, वर्स्ट कर दिया है। तो यहाँ पे बी और एफ बिल्कुल सही है। आगे देखिए, वाइल इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर एग प्राइसेस टू इंक्रीज इन विंटर। बोल रहा है ऐसा नहीं होता है कि जो एग का प्राइस है वो विंटर में इंक्रीज हो। जो वाइल होता है ना वो क्या करता है, आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। तो ऊपर में आपकी सेंटेंस देखिए, यहाँ पे बोल रहा है इस बार क्या हुआ है, जो एग का प्राइस है वो हायर साइड पर है। मतलब क्या होता है, हमेशा नहीं बढ़ता लेकिन इस बार बढ़ा है, तो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, इसलिए आपका सी और डी भी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो वाइल है वो आपका कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। तो आपका बी एफ और सी डी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, फर्स्ट में बोल रहा है जो ट्रेन है डिपार्टेड अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। जो ट्रेन है जो अपने आने के टाइम से पहले आ गई, एंड सो इसलिए अब ट्रेन अगर अपने आने के टाइम से पहले आ गई तो क्या होगा। फर्स्ट में देखिए पीक ऑफ समर, समर की तो कोई बात हुई। सेकंड में देखिए इट इज यूज टू इट्स ओन कंपनी, कंपनी के बारे में बात नहीं, ट्रेन के बारे में। हाँ, एफ एफ में पैसेंजर्स लिखा, ये हो सकता है पढ़ लेते हैं। पैसेंजर्स वर रनिंग अक्रॉस द प्लेटफॉर्म टू कैच द ट्रेन। तो ट्रेन अपने टाइम से पहले आ गई, तो जो पैसेंजर्स थे वो स्टेशन में भाग रहे थे ट्रेन को पकड़ने के लिए। ये बिल्कुल सही है, ए और एफ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शंस में, तो ए और एफ सिर्फ एक ही में है और किसी में नहीं है। तो जब आप टाइम लिमिट में बंधे हुए होंगे तब आपको इसको मार्क करके आगे निकल जाना है। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो हम बाकी को भी देख लेते हैं। अगला बोल रहा था स्नेक ब्रेक इन कैप्टिविटी एंजाइटिस वाई, है ना। इस यहाँ पे क्या कर रहा है, स्नेक के बारे में बात कर रहा है बी में। और इधर देखिए, इधर स्नेक के बारे में, हाँ ई में देखिए, ई में भी स्नेक के बारे में लिखा हुआ है कि जो स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ खुद की कंपनीज को लाइक करते हैं और डिसलाइक करते हैं बाकी स्नेक्स को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी और ई। यहाँ पे देखो बी और ई दिया, बी और ई बिल्कुल सही है। थर्ड यहाँ पे सी और डी का पेयर बना है, सी और डी का देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि जो सन है वो अभी एक्स्ट्रा शाइन कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो गर्मी है, जो वो अपने पीक पे है, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसके कारण जो सन है वो क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा साइन कर रहा है। तो आपका सी और डी का भी पूरा बिल्कुल ग्रामेटिकल भी सही है और उसका कॉन्टेक्स्ट भी बिल्कुल मैच हो रहा है, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पैराजम्बल दिया हुआ है। पैराजम्बल में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको फर्स्ट सेंटेंस खोजना है और बाकी आपको देखते जाना है। एंड जैसे कि देखिए फर्स्ट में दिस लिखा हुआ है ना, दिस लिखा हो। यहाँ पे देखिए आगे ई में इट लिखा हुआ है। जो ऐसे सेंटेंस होते हैं ना, वो हमेशा आपके इट इट मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके पहले आपको ऐसा सेंटेंस देखना है जिसमें कोई एक अच्छा पर्टिकुलर नाउन दिया हो। तो उसके बारे में हम आगे क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि राहुल बहुत अच्छा है, ठीक है, वह बहुत तेज दौड़ता है, वह खाना अच्छे से
वह खाना हेल्थी खाता है। तो क्या होता है, जो हमारा पहला सेंटेंस होता है उसमें हम नाम लेते हैं, लेकिन जो बाकी के आगे के सेंटेंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इसलिए पहला सिंबल में आपको क्या ध्यान देना है, जहां जहां पे प्रोनाउन होगा वो कभी भी आपका स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। दूसरा आपको ये देखना है कि जो ऐसा सेंटेंस जैसे दिस वाला हो गया, इट वाला हो गया, तो इसके पहले आपको ध्यान देना है कि इसके पहले जो सेंटेंस आपने लगाया है वो उसमें आपका एक पर्टिकुलर नाउन होना चाहिए और आपका मैच भी होना चाहिए। मतलब जब आप सेंटेंस को सेट करें ना, तो आगे मैच होना चाहिए कि हाँ इसमें ऐसा बोला हुआ है तो ये सेंटेंस आगे इसी के बारे में बता रहा है। इससे क्या होगा, आप जो जब सेंटेंस को अरेंज करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी बनेगी और आपको ये करने में बहुत ईजी भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, दिस पेज, तो ये तो आपका फर्स्ट हो नहीं सकता। सेकंड में क्या बोल रहा है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लास्टिक है, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स क्या होता है, एक जगह पे इकट्ठा हुआ हुआ। तो जो एक जगह पे इकट्ठा हुआ हुआ प्लास्टिक है वो क्या करता है, सिग्निफिकेंट थ्रेट, वो क्या लाता है, थ्रेट लाता है, मतलब कि खतरा, वो खतरा होता है किसके लिए, मरीन लाइफ के लिए। जो पानी में जो एनिमल्स रहते हैं ना उनके लिए वो खतरा होता है, क्योंकि एनिमल्स क्या कर सकते हैं, उसको फूड समझ के खा सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का डिसएडवांटेज बता रहा है, किसका, प्लास्टिक का। जो कभी भी कोई सेंटेंस डिसएडवांटेज से स्टार्ट नहीं होगा, डिसएडवांटेज को हम बाद में बताते हैं। अगला क्या बोल रहा है, द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पेज इज अ वास्ट, जो एक ग्रेट पैसिफिक गार्बेज है वो क्या है, वास्ट एक्यूमुलेशन, मतलब इकट्ठा है उसमें बहुत सारा, क्या डेब्रिस मीन्स क्या होता है, बहुत सारा गंदा कचरा। और ये कहाँ लोकेटेड है, सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ ट्रेस, और इसे क्या बोला जाता है, तैरता हुआ, एक तैरता हुआ इसको आइलैंड बोला जाता है, मतलब तैरता हुआ कचरों का आइलैंड बोला जाता है। तो ये सेंटेंस आपका फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें एक तो आपको पूरा नाम अच्छे से बताया है, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज के बारे में। फिर क्या बताया, उसको आपका इंट्रोडक्शन भी दिया है कि ये क्या है, ये कचरों का, एक कचरों का आइलैंड है ना। इसको कचरों का आइलैंड बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे कचरे एक्यूमुलेट एक्यूमुलेट है, जमा है। तो जो सी है वो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, एड्रेसिंग दिस एनवायरनमेंट। अब देखो डी वाले में क्या कर रहा है कि जो सारी प्रॉब्लम्स है इसका सॉल्यूशन बता रहा है। तो आपको पता है जो सॉल्यूशन बताता है वो सेंटेंस बाद में आता है, तो ये भी आपका इसके बाद नहीं आएगा। आगे पढ़ते हैं, इट इज नॉट अ सॉलिड मास, बोल रहा है कि ये सॉलिड मास नहीं है। अब अभी आप देखिए, अभी आपको सी में क्या बोला, लास्ट में आप पढ़िए, सेंटेंस सी के लास्ट में आप पढ़िए क्या बोला यहाँ पे, ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ ट्रेस। तो बोल रहा है कि इसको क्या बोला जाता है, इस मरीन को क्या बोला जाता है, कि जो कचरा है वो बीच में तैर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ई में देखिए, इट इज नॉट अ सॉलिड मास, मतलब जो वो कचरा तैर रहा है वो कोई सॉलिड मास नहीं है, मतलब वो बहुत ही मजबूत या बहुत ही ज्यादा, मतलब होता है ना एक जमा हुआ जिसको हिला डुला ना सके, तो वैसा वो सॉलिड मास नहीं है। ये क्या है, माइक्रोप्लास्टिक है, जिसमें टाइनी टाइनी छोटे छोटे से प्लास्टिक के क्या है, पार्टिकल्स हैं। और जो किससे बने हैं, एक लार्जर प्लास्टिक आइटम से बने, जो एक बड़े प्लास्टिक आइटम से बने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सी पहला हो गया और ई आपका दूसरा हो गया। कैसे, क्योंकि सी में आपको बताया कि जो ग्रेट ग्रेट पैसिफिक गार्बेज है वो क्या है, कचरों का भंडार है जो कि तैर रहा है, जिसके बीचों बीच में क्या है, कचरा तैर रहा है ना, इसलिए उसको फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ ट्रेस भी बोला जाता है। अब वैसे ही ई में क्या बता दिया कि जो कचरा तैर रहा है वो सॉलिड मास नहीं है, वो क्या है, माइक्रोप्लास्टिक के छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक है, जो कि छोटे छोटे प्लास्टिक है, जो किससे बने हैं, बड़े प्लास्टिक से बने हैं। तो ये आपका क्या होगा, सेकेंड सेंटेंस हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, द गायर्स स्लो सर्कुलर मोशन ट्रैप्स और गैब्रीज। इसमें क्या बोल रहा है, जो समुद्र में एक सर्कुलर मोशन होता है ना, वो क्या करता है, कचरे को बीच में ले जाके जमा कर देता है। देखो देखो क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेट ओवर अ वेरी लार्ज एरिया। कॉन्सेंट्रेट मतलब क्या होता है, जमा कर लेता है। वो क्या करता है, जो एक सर्कुलर मोशन होता है और वो क्या करता है, कचरे को सारे को बीच में इकट्ठा कर देता है। तो अभी तक इसका तो हमें कोई, इसकी तो कोई पेयरिंग मिली नहीं है। सो हमें अभी तक दो सेंटेंस मिल चुका है, पहला वाला सी, दूसरा वाला ई। अब हम आगे देखते हैं। देखो सी में क्या बोला है, द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, है ना, यहाँ पे हमें पैच के बताया है, पैच वर्ड के बारे में बताया। पैच मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का पार्ट, जैसे कि मैं बोलूंगी क्लोथ पैच, मतलब कि कपड़े का टुकड़ा, है ना। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया है, यहाँ पे कचरे के बारे में बताया है। अब आप ए में देखो,
ए में भी पैच के बारे में ही कुछ लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं। दिस पैच वॉज फॉर्म्ड बाय द नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायर, यहाँ पे भी देखो गायर के बारे में वापस लिखा हुआ है। आ सिस्टम ऑफ सर्कुलेटिंग ओशियन करेंट्स इट पुल्स डेब्रिस इनटू इट्स सेंटर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो ये पैच है कहाँ पर है, नॉर्थ पैसिफिक में है। ये क्या करता है, आ सिस्टम ऑफ सर्कुलेटिंग ओशन करेंट इट पुल्स, ये क्या बोल रहा है कि जो कचरा है उसको क्या करता है, पूरा का पूरा बीच में जितने भी कचरा है उसको सेंटर में खींच लेता है। तो यहाँ पे आपको जो सेंटेंस सी है इसमें क्या किया, आपको कचरे के बारे में बताया, फिर ई में क्या किया, आपको बताया कि वो सॉलिड मास नहीं है, और ए में आपको उसके आगे का बता रहा है कि जो कचरा है वो जो बीच में जो जमा होता है वो कैसे होता है। क्योंकि इसमें क्या है, जो गायर है वो क्या करता है, उसको सर्कुलेट मोशन में घूमता है और पूरे कचरे को सेंटर में जमा कर देता है। तो अगला सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर देखिए अभी हमने यहाँ पे ए में गायर के बारे में पढ़ा, अभी अभी हमने एफ में भी गायर के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे जो गायर है वो बीच में इकट्ठा कैसे कर देता है, देखिए गायर के बारे में एफ में बता रहा है। जो गायर है वो स्लो और सर्कुलर मोशन में रहता है, और वो क्या करता है, ट्रैप करता है, फंसाता है कचरे को, और प्रिवेंट करता है फ्रॉम एस्केपिंग एंड अलाउ इट टू कॉन्सेंट्रेट ओवर अ वेरी लार्ज एरिया। तो जो गायर है वो स्लो और सर्कुलर मोशन में क्या करता है, ट्रैप कर लेता है कचरे को, और बीच में पूरा का पूरा क्या कर देता है, एक बड़े से जगह में इकट्ठा कर लेता है। तो जो एफ है वो क्या होगा आपका अगला सेंटेंस हो जाएगा। अब हमारे पास कौन कौन सा स्टेटमेंट बच चुका है, एक तो हमारे पास बी बचा है और एक डी बचा है। डी में क्या कर रहा है, एडजस्ट करने की बात कर रहा है, और बी में डिसएडवांटेज बता रहा है। तो डिसएडवांटेज अगर आपको पता होगा तो डिसएडवांटेज पहले आता है और एडजस्ट करना हमेशा लास्ट में आता है, तो इसलिए पहले आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बी में आपको क्या बता रहा है, डिसएडवांटेज बता रहा है कि जो ये कचरा जो ये बीच में जमा हो जाता है ये किसके लिए नुकसान है, मरीन जो मरीन में जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि वो खाना समझ के खा लेते हैं। और डी में सॉल्यूशन दे रहा है कि इसको एडजस्ट करना बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बी ले लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे, डी ले लेंगे, है ना। आई होप आप सबको समझ आया होगा, अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमने कौन सा किया, सी। थर्ड कौन सा किया, ए। सिक्स्थ कौन सा है हमारा, डी। फोर्थ कौन सा है हमारा, एफ। सेकंड कौन सा है हमारा, ई। आगे देखते हैं। द स्टडी ऑफ 125 गैस गर्ल्स। अब गर्ल्स कौन सी, लाइकली गर्ल्स हो सकती है, आप खुद सोचिए, लाइकली नहीं हो सकती। अपीयरेंस गर्ल्स, अडोलसेंट गर्ल्स, अडोलसेंट हो सकती है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अडोलसेंट। अडोलसेंट मतलब 13 ईयर से लेके आई थिंक 18 ईयर्स तक के गर्ल्स को बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टडी की गई किसकी, 135 अडोलसेंट गर्ल्स की। तो सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर आगे देखिए, हु वर मोस्ट गैस, वो क्या थी, हु वर मोस्ट गैस। आगे यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद टू रिपोर्ट डिप्रेसिव सिस्टम व्हेन कंपेयरिंग देयर गैस टू अदर्स वर दोस। यहाँ पे आपका पहला वाला क्या आया था, यहाँ पे आपका पहला वाला आएगा सी, अडोलसेंट। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डी वाला, जिसमें सी दिया हुआ है। इसमें सेकंड वाला क्या दिया हुआ है, हु वर मोस्ट लाइकली टू रिपोर्ट डिप्रेसिव, है ना। तो जो वो गर्ल्स थी अडोलसेंट 135, वो क्या थी, लाइकली, जो जिसमें सारे के सारे क्या क्या रिपोर्ट कर रहे थे, डिप्रेसिव सिम्टम्स को रिपोर्ट कर रहे थे। व्हेन कंपेयरिंग देयर अपीरियंस टू अदर्स, जब वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने अपीरियंस को, जैसे वो दिखते हैं किससे, दूसरों से। वर दोस हु रिपोर्टेड हायर लेवल्स ऑफ सेल्फ क्रिटिकल परफेक्शनिज्म। तो ये आपका जो डी ऑप्शन है वो पूरा का पूरा एकदम अच्छे से सेट बैठ रहा है। सो आपका इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। द पोटैटो इज बिलीव्ड टू हैव बीन आइडियली। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, टू हैव बीन। टू हैव बीन के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे आप देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ डोमेस्टिकेटेड सिर्फ सी में है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी से दो ऑप्शन है, या तो सी डी हो सकता है या सी ए हो सकता है, इन दोनों में से एक होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है। A robust crop gas suited to the hearth। अब देखिए, a robust crop gas suited, suited यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और यहाँ पे आपको क्या चाहिए, बी में एडवर्ब चाहिए। तो एडवर्ब आपका सिर्फ एक ही है, फर्स्ट में आइडियली। तो सी के बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना। आप यहीं पे मार्क करके आगे निकल सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो हम देख लेते हैं और भी। फ्रोजन कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड, जो फ्रोजन कंडीशन है वर्ल्ड की, वर्ल्ड के गैस माउंटेन रेंज, वर्ल्ड के कैसे माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट। तो यहाँ पे क्या जाएगा, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। द पोटैटो, जो पोटैटो है वो क्या है, न्यूट्रिशियस फूड। तो यहाँ पे जो पोटैटो है वो क्या है, न्यूट्रिशियस, तो ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही है।
बेटर टुक एज अ डांसिंग क्वीन देन अ हाई परफॉर्मिंग पीएम। थेरेसा मे इन ऑफिस नोन एज डेविड कैमरॉन जम्प्ड शिप आफ्टर द ब्रेक्सिट रेफरेंडम। तो सबसे पहले इसमें जो बेटर टुक नहीं बेटर नोन होगा, है ना, वो क्या है, बेटर जानी जाती है डांसिंग क्वीन, देन अ हाई परफॉर्मिंग पीएम, मतलब पीएम से ज्यादा वो अपने किस काम के लिए जानी जाती है, डांसिंग के लिए। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आपको इस पे देखना है, सी आपके यहाँ पे दो जगह है, सी ए तो फिक्स है। अब आपको क्या सेट करना है, बी और डी को सेट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफिस नोन 2016। अब आपको पता होगा अगर कभी भी कोई ईयर दिया रहता है तो उसके पहले हमेशा इन आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन 2016। तो जो बी है आपका वो थर्ड नंबर पे आएगा। तो इसका मतलब आपका ये वाला बिल्कुल सही है। टू प्रोटेक्ट द लोकल इकोसिस्टम द पार्क न्यू रेगुलेशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट। अब यहाँ पे एक ग्रामर रूल लगेगा, प्रोहिबिट, जो प्रोहिबिट होता है, प्रोहिबिट के साथ हमेशा क्या लगता है, फ्रॉम लगता है, कि प्रोहिबिट करना है किससे, प्रोहिबिट फ्रॉम, है ना। पहले तो ऑब्जेक्ट आएगा जिसके यहाँ पे क्या है, प्रोहिबिट विजिटर्स, पर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, टू, तो जो आपका मेन स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पे टू लगा हुआ है। अब आप आगे देखिए, देखिए फर्स्ट सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, फ्रॉम, विजिटर्स फ्रॉम फीडिंग द एनिमल्स। बाकी देखिए आप किसी में भी फ्रॉम नहीं दिया हुआ है। तो आपका जो ए है वो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कैसे पता चला आपको, क्योंकि प्रोहिबिट के बाद में पहले ऑब्जेक्ट आता है जो कि विजिटर्स है, उसके बाद हमेशा फ्रॉम लगता है। आप कहीं पे भी गूगल में किसी में भी चेक कर सकते हैं, प्रोहिबिट के साथ में ये प्रीपोजिशन फिक्स है, इसके साथ में हमेशा फ्रॉम लगेगा। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 12। If a person was to exercise more caution, many common household accidents could easily be avoid। यहाँ पे बोल रहा है अगर इंसान क्या हो जाए, ध्यान से काम करे तो बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स होते हैं हाउस होल्ड घर के कामों में उसको हम इजिली अवॉइड कर सकते हैं। अब जो ये सेंटेंस है ये क्या है, ये हमारी सेकंड कंडीशन है। अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे ग्रामर में, फर्स्ट जीरो कंडीशनल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन कंडीशनल, मतलब कि टोटल चार कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। तो उसमें से ये आपका सेकंड वाला है। सो इसमें हमेशा वॉस नहीं, इसमें हमेशा वर लगता है, और वर यहाँ पे सिर्फ एक ही में है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये आपका फिक्स है ना, कि वर कैसे लगा, क्योंकि यहाँ पे इफ अ पर्सन, अब पर्सन जो है वो सिंगुलर है, उस हिसाब से वॉस सही है। लेकिन ये आपका कंडीशनल है, इसलिए इसमें आपका क्या लगेगा, वॉस नहीं वर लगेगा। और कैसे पता चला ये आपका कंडीशनल है, क्योंकि सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, आपके इफ से। डिस्पाइट, आपको पता होगा डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता, डिस्पाइट डायरेक्ट आता है। तो क्या होगा, अगर इंस्पाइट होता तो इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता। अब थर्ड ऑप्शन में देखिए, आप इसमें देखिए इंस्पाइट के साथ ऑफ को हटा दिया, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो सही क्या हो जाएगा, डिस्पाइट द हैवी रेन, क्योंकि डिस्पाइट के साथ में कभी भी ऑफ नहीं लगता। हैविंग अराइव्ड लेट फॉर द कॉन्सर्ट। अब यहाँ पे देखिए ये आपका बहुत अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रामेटिकल रूल यूज होता है, आप एकदम ध्यान से समझिएगा। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, कभी भी अगर सेंटेंस वी फोर से स्टार्ट होता है, जैसे कि हैविंग हो गया, डांसिंग हो गया, है ना, अगर ऐसे स्टार्ट होता है और वर्ब नहीं दी रहती, तो उसके बाद जो वर्ब आती है, जैसे उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है, जैसे कि द गेट्स, तो द गेट्स के बाद द गेट्स की ये क्या हो जाएगा, द गेट्स की वर्ब हो जाएगी। जैसे आपको इसको आप कैसे पढ़ेंगे, द गेट्स हैविंग अराइव्ड लेट फॉर द कॉन्सर्ट। तो ऐसा हो सकता है कि जो गेट्स है वो लेट आए हैं कॉन्सर्ट के लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता, आप लेट गए हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा सेंटेंस खोजे जहाँ पे सब्जेक्ट दिया हो। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस में बिकॉज ऑफ, यहाँ पे भी कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है। सेकंड में टू हैव अराइव्ड, यहाँ पे भी कोई सेंटेंस नहीं दिया है, ये आपका पैसिव वॉइस से स्टार्ट हुआ है। थर्ड देखिए बाय अराइविंग लेट, यहाँ पे भी आपका बाय से प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ है, कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है। फोर्थ में देखिए व्हेन वी अराइव, यहाँ पे आपका देखो सब्जेक्ट दिया है वी, तो इसलिए आपका जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जब हम शो के लिए लेट पहुंचे तो जो गेट्स थे वो क्या थे, ऑलरेडी ऑलरेडी लॉक हो चुके थे। आगे देखते हैं, द न्यू इंटर्न डैश द न्यू इंटर्न टू हुम द टास्क असाइंड। अब देखिए हुम और जो हु होता है ना, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता तो आप ध्यान से समझिएगा। जो डब्ल्यू एच ओ हु होता है वो क्या रहता है, वो जब पर्सन के लिए लगता है, और जो हुम होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए लगता है। जो जैसे जैसे कि अगर इंटर्न है, अगर काम इंटर्न खुद कर रहा है, जैसे कि अगर मैंने बोलता द न्यू इंटर्न हु इज डूइंग द वर्क, तब यहाँ पे हु बिल्कुल सही लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द न्यू इंटर्न टू हुम द टास्क वाज असाइन, मतलब कि इंटर्न पे काम हुआ, इंटर्न को काम दिया गया, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, टू हुम लगा है। और आपका जो ये सेंटेंस है टू हुम, ये आपका बिल्कुल सही है।
क्योंकि यहाँ पे हु बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है ना, टू हुम वाज द टास्क असाइन्ड, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। फिर बी में आपका हु है। हु कब लगता है? जब जो पर्सन दिया है उसके ऊपर काम हो रहा है तब लगता है। जब उस पे काम किया जा रहा है तब हु नहीं लगता, तब हुम लगता है। टू हु, हु के साथ में कभी भी टू नहीं लगता। टू किसके साथ में लगता है? हुम के साथ में लगता है। फिर ये वाले में फिर से हु दे दिया तो फिर ये गलत हो जाएगा। Next to religion, leadership may be the most studied social phenomenon in the human historical। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन द ह्यूमन हिस्टोरिकल, ह्यूमन के दा लगा हुआ है तो दा के साथ में आपको हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। तो यहाँ पे द ह्यूमन हिस्टोरिकल नहीं, द ह्यूमन हिस्ट्री होगा। सो आपको जो एरर है वो किस में आ जाएगा? डी में आ जाएगा। द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें क्या है कि देखो बुक लिया, अब बुक के बारे में बता रहा है तो यहाँ पे किसका यूज किया? डेट का यूज किया। जो कि मैंने क्या की थी? बोरो की थी। कहाँ से? फ्रॉम द लाइब्रेरी से। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तो इस सेंटेंस में आपका कोई भी एरर नहीं है। The gardens at Sigiriya are not only the best preserved water gardens in South Asia, ये some of the oldest landscape gardens in the world। अब यहाँ पे देखिए आप ऊपर सेंटेंस में the gardens are not only, अब आपको पता होगा not only के साथ में हमेशा but लगता है, लेकिन सेंटेंस सी में देखिए ये एक लगाया है वाई ई टी, तो यहाँ पे वाई ई टी नहीं आएगा, यहाँ पे but आएगा क्योंकि ये भी एक फिक्स है। not only के साथ में हमेशा but लगता है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। सुस्मिता इज स्मार्ट एंड मोर ब्यूटीफुल। अब मोर ब्यूटीफुल आपका क्या है? कंपेरेटिव है। तो यहाँ पे स्मार्ट भी क्या होना चाहिए? आपको कंपेरेटिव चाहिए। तो यहाँ पे स्मार्ट नहीं स्मार्टर होगा, तो एरर किसमें हो जाएगा? बी में हो जाएगा। अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है तो हम इसको सबमिट कर देते हैं। फिर हम यहाँ से 20 क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे हमें क्लोज टेस्ट दिया हुआ है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने 19 सॉल्व किया 20 मिनट्स में। अब हम वापस से इसको इस सॉल्यूशन में जाते हैं एंड यहाँ से हम रीअटेम्प्ट चालू कर लेते हैं ताकि हमें आंसर्स ना दिखाए। एक मिनट ना, हमने कहाँ तक किया था? 1920 तो चाहिए ना। हाँ, तो देखिए अब हमें कोई भी आंसर शो नहीं हो रहा है, तो हम सॉल्व करते हैं। वन मेजर वे द ब्रेन एंड हार्ट कम्युनिकेट्स इज थ्रू द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे बोल रहा है कि जो ब्रेन, हमारा दिमाग और हमारा हार्ट आपस में जो कम्युनिकेट करता है, आपस में जो बात करता है, वो कैसे करता है? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से करता है। थिंक ऑफ द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम एज अ नेटवर्क ऑफ पार्ट्स दैट गैस डिफरेंट ब्रेन एरियाज टू। यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर आप सोचेंगे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, तो ये क्या है? एक नेटवर्क है। किसका? रास्तों का। डेट वो क्या करता है? जो हमारे डिफरेंट ब्रेन एरियाज को हमारे बॉडी ऑर्गन से क्या करता है? तो हमारा जो ब्रेन एरियाज है उसको बॉडी ऑर्गन से क्या करता है? कनेक्ट, ज्वाइन, डिस्कस, डिसजॉइंट। तो कनेक्ट करता है ना? ज्वाइन भी सही होगा, लेकिन देखो ज्वाइंस प्लूरल है तो यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा? कनेक्ट आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। आगे करते हैं। आगे क्या बोल रहा है? द कनेक्शन बिटवीन द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड द ऑर्गन्स कैन बी गैस। तो एक तो देखो कैन भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे आपके अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपके दो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक अक्यूज्ड और एक डिवाइडेड। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो आपका कनेक्शन है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड द ऑर्गन्स, वो क्या है? टू पार्ट्स में, गैस इंटू टू पार्ट्स, डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स की अक्यूज। तो आपको पढ़ के समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या होगा? डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। अब सी वाला करते हैं। The sympathetic nervous system mostly pitches in during times of gas और excitement। तो बोल रहा है जो दो पार्ट डिवाइड है, तो जो पहला वाला है वो क्या क्या है? एक तो एक्साइटमेंट है, और एक आपको एक्साइटमेंट के साथ आपको वैसे ही वर्क चाहिए। तो देखो लेजीनेस आपका नेगेटिव हो जाएगा, रिएक्टिव भी, एंसियस मतलब भी परेशान, इनएक्टिव भी। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? एक्टिविटी हो जाएगा। दो चीज चाहिए उसको, एक एक्साइटमेंट या तो फिर कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। अब आगे डी वाला देखते हैं, उसके पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ द बॉडी बैंड द वे, बोल रहा है जो बॉडी है उसको कैसे समझो? आप एक बैंड की तरह समझो, एक बाजे की तरह समझो। द वे द ब्रेन एंड हार्ट कम्युनिकेट, जैसे कि ब्रेन और हार्ट कम्युनिकेट करते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से। ये कै ये कैसा है? जैसे कि जो सिंगर और ड्रमर, जो सिंगर है और जो ड्रमर ड्रमर है वो साइलेंटली क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। और क्या दे रहे हैं? कौन से एक्सप्रेशन दे रहे हैं? मतलब इसमें ये बोलना चाहिए कि इशारों इशारों से बात कर रहे हैं। तो इशारों इशारों से बात कर रहे हैं तो मतलब कि फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं।
होता है ना, हम फेस के थ्रू बात करते हैं, है ना, फेस से रिएक्शन देते हैं, हैप्पीनेस का, सैडनेस का, वो हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, आ जेंटल मोर रिलैक्स स्टाइल ऑफ सिंगिंग गैस क्यूज द ड्रमर टू स्लो डाउन जस्ट एज पैरासिम्पेटिक एक्टिविटी स्लोज द हार्ट बीट। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो, मतलब इसमें ये बोलना जा रहा है कि जब सिंगर बहुत जोर से गाता है तो ड्रमर को भी क्या करना पड़ता है, अपनी बीट हाई करनी पड़ती है। और जब सिंगर एक इमोशन के साथ धीरे धीरे गाता है तो ड्रमर को भी क्या करनी पड़ती है, अपनी बीट उसके अकॉर्डिंग कम करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मोर रिलैक्स स्टाइल ऑफ, तो यहाँ पे जो क्यूज देता है, मतलब कि क्या देता है, एक इशारा, एक सिग्नल देता है। किस चीज जो सिग्नल देता है वो कैसे, मतलब कि उनके बीच में आपस में ही कांटेक्ट रहता है, उनको एक दूसरे को बोल के नहीं बताना पड़ता, वो अपने आप ही समझ जाते, तो अपने आप ही समझ जाते तो क्या हो जाएगा, नेचुरली हो जाएगा। लास्ट लाइन देखिए जहाँ पे ई लिखा हुआ है ना, उसके पहले का, अ जेंटल मोर रिलैक्स स्टाइल ऑफ सिंगिंग नेचुरली, नेचुरली क्यूज लिखा है ना, क्यूज मतलब सिग्नल, वो नेचुरली क्या देता है, सिग्नल देता है ड्रमर को कि क्या हो तुम भी, मैं स्लो हुआ हूं तो तुम भी क्या हो, स्लो डाउन हो जाओ। ठीक है, अब हमारा ये आरसी है, तो हम आरसी को रीड करेंगे पहले, फिर हम उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। For much of the late 20th century, Chinese manufacturing was associated primarily with low cost, low durability projects designed to meet mass demand in price sensitive market. तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट वाला है उसमें क्या बोल रहा है कि जब लेट 20th सेंचुरी में देखा जाए तो ज्यादातर जो चाइनीज प्रोजेक्ट थे वो बहुत ही सस्ते होते थे और साथ ही साथ क्या थे, टिकाऊ नहीं थे, लो ड्यूरेबल थे, मतलब बहुत ही हल्के थे, बहुत जल्दी क्या थे, खराब हो जाते थे। तो उसको क्यों बनाया जाता था, प्राइस के कारण, कि सस्ता प्राइस रहेगा तो मार्केट में क्या होगा, बहुत सारा बनेगा और बहुत सारा बिकेगा, इसलिए उसको बनाया जाता था। आगे पढ़ते हैं। दिस प्रोजेक्ट्स वर ऑफन डिसमिस इन एडवांस इकोनॉमिक्स एज फंक्शनल बट इंफीरियर सब्स्टिट्यूट सुटेबल मेनली वेयर अफोर्डेबिलिटी आउटवे परफॉर्मेंस। तो क्या बोला, जो ये प्रोजेक्ट्स है ना ऑफन डिसमिस, तो ये प्रोजेक्ट्स को ना हमेशा डिसमिस कर दिया, मतलब हटा दिया जाता था, कहाँ पे, एडवांस इकोनॉमिक्स में, मतलब जहाँ अच्छे अच्छे अमीर लोग रहते हैं तो उन लोग क्या करते हैं, ऐसे सस्ते प्रोजेक्ट्स को यूज नहीं करते थे, हटा देते थे। और ये प्रोजेक्ट्स कहाँ पे यूज होते थे, जहाँ पे इंफीरियर, मतलब जहाँ पे जो जिनका बजट कम होता है, जहाँ पे मतलब जो ज्यादा हाई लेवल का चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, और जिनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, पैसा था, परफॉर्मेंस है, मतलब कि बस पैसा कम होनी चाहिए, पैसा कम होना चाहिए, भले उसके सामान की परफॉर्मेंस खराब हो, तो वैसे लोगों की चाइनीज का सस्ता प्रोजेक्ट लेते थे। आगे देखते हैं। ओवर टाइम हाउएवर दिस परसेप्शन हैज बिकम इंक्रीजिंगली आउटडेटेड। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये सोच थी कि सामान भले खराब हो बस सस्ता हो, ये सोच आउटडेटेड होते गई, मतलब कि जो लोग उसको खरीदते थे वो लोग भी उसको खरीदना कम कर दिए। Chinese firms have strategically moved beyond cost-led competitiveness to invest in research, design, and system integration, allowing them to compete in segments once dominated by Western and Japanese manufacturers. आगे क्या बोल रहा है कि जो चाइनीज फर्म्स है, जब उन लोगों ने उनका सामान लेना बंद कर दिया, तब उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने मूव किया कि उन्होंने अपने उन्होंने अपना रिसर्च, डिजाइन और सिस्टम इंटीग्रेशन को, मतलब उन्होंने अपना दो तीन चीजों को मिलाया, है ना, उन्होंने रिसर्च की, बहुत अच्छे से पता किया, उन्होंने अपने डिजाइन को चेंज किया, जैसे कि पहले वो हल्का सामान यूज करते थे, और उन्होंने अपने सिस्टम को इंटीग्रेट किया, मतलब एक साथ मिलाया, और वो कंपटीशन में उतर आए किसके साथ, जहाँ पे पहले वेस्टर्न, जहाँ पे पहले जो जापान जहाँ पे लीड करता था, जहाँ पे जापान का सामान बहुत अच्छा होता था, जहाँ पे जापान और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो डोमिनेट करती थी, वहां पे उस जगह पे क्या किया, चाइना ने भी अपना रिसर्च किया, सामान के बारे में पता किया और उनके साथ कॉम्पीट करने लगा, मतलब उनके कॉम्पिटिशन में आ गया। दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैज बीन ड्रिवन बाय द डेलिबरेट अलाइनमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। आगे क्या बोल रहा है, स्केल एडवांटेजेस एंड टेक्नोलॉजिकल लर्निंग। आगे क्या बोला, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है हैज बीन ड्राइवन बाय, इसको क्या किया गया, बहुत ही सोच समझ कर किया गया, इसका अलाइनमेंट कैसे हुआ, इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी को और जो कितने मात्रा में बनाना है एडवांटेजेस को, टेक्नोलॉजी से लर्निंग करके, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ चाइना में ये कैसे हुआ, दो तीन चीजों को मिलाकर हुआ।
Rather than relying solely on imitation, firms have absorbed global knowledge while adapting it to domestic conditions, producing innovation that are incremental yet cumulative. आगे क्या बोल रहा है, चाइना ने क्या किया, rather than relying, है ना, मतलब कि क्या करना, दूसरे कंट्री को देख के छाप लेना, मतलब सेम उनका कॉपी बनाना, चाइना ने ये काम नहीं किया। उसके बदले उस चाइना ने क्या किया, चाइना ने एब्जॉर्ब किया ग्लोबल नॉलेज को, ग्लोबल नॉलेज को सीखा, और उनको क्या किया, सीखने के बाद अपने कंट्री के हिसाब से, अपने कंट्री के नॉलेज के हिसाब से उसमें ढाला, उसको अडेप्ट करना मतलब ढालना। उसके बाद उसने क्या किया, प्रोड्यूस किया इनोवेशन, मतलब एक नया, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, नया इनोवेशन लाया। ये क्यूमुलेटिव मतलब कि बहुत सारा बनाया, बहुत सारा उन्होंने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन जो उसकी शुरुआत की वो कैसे की, इंक्रीमेंटल मतलब धीरे धीरे की। As a result, Chinese projects now incorporate advanced software, data-driven optimization, and integrated supply chains that reduce production cycles and improve reliability. आगे क्या बोल रहा है कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो धीरे धीरे जो चाइनीज के जो प्रोजेक्ट्स थे वो क्या हो गए, एडवांस हो गए, उनका जो ऑप्टिमाइजेशन है मतलब बहुत अच्छे में चला गया, और उन्होंने इंटीग्रेट सप्लाई चेन्स डेट रिड्यूस प्रोडक्शन साइकिल्स एंड इम्प्रूव, और उन्होंने क्या किया, जो उनका सामान कमजोर था ना, उन्होंने क्या किया, अपनी रिलायबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर लिया, और उनका जो प्रोडक्शन साइकिल है वो भी अच्छा हो गया। द एम्फेसिस हैज शिफ्टेड फ्रॉम मेयरली प्रोड्यूसिंग चीपर ऑल्टरनेटिव्स, तो जो उनका, जो उन्होंने जोर दिया किस पे, शिफ्ट करने में, है शिफ्टेड, क्या करने में, चीपर ऑल्टरनेटिव, जो वो सस्ता सामान बेचते थे, उससे उन्होंने क्या किया, कंबाइन कर दिया अफोर्डेबिलिटी को, और मतलब कि वो उन्होंने क्या किया, एक वो बनाया, मतलब कि पहले वो सस्ता सस्ता सामान बेचते थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी की मदद से अफोर्डेबल सामान भी बनाया और अच्छा मजबूत सामान भी बनाने लग गए वो। The implication of this shift extend beyond the implication of this shift extend beyond consumer markets into strategic sectors such as renewable energy, telecommunications and advanced manufacturing. यहाँ पे क्या बोल रहा है, the implications मतलब इसका जो प्रभाव पड़ा ऑफ दिस शिफ्ट, जो चाइना ने चेंज किया, पहले सस्ता सामान से अब अच्छा सामान बनाने लग गए, इसका जो प्रभाव पड़ा वो ना कि सिर्फ कंज्यूमर में नहीं पड़ा, वो जबकि किसमें पड़ा, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में भी पढ़ा। कंट्रीज लॉन्ग रिगार्डेड एज टेक्नोलॉजिकल लीडर्स इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज दैट चाइना इज नॉट ओनली कैचिंग अप बट इन, और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, उन्होंने भी चिंता जताई, उन्होंने भी बोला कि चाइना ना कि सिर्फ अच्छा सामान बना रहा है, बल्कि एक बहुत अच्छा बेंचमार्क को भी सेट कर रहा है। Even economics like Germany, traditionally confident in their engineering depths, express concern about the speed and coordination with which Chinese firms translate research into scalable project। तो जर्मनी ने क्या बोला, जर्मनी जो एक टाइम पे खुद को बहुत अच्छा बनाने वाला समझता था, उसने भी क्या किया, अपनी चिंता जताई, बोला कि जिस स्पीड से और जिस कोऑर्डिनेशन से चाइना वाले काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो उसने भी अपनी चिंता चिंता जताई। क्यों, क्योंकि पहले जर्मनी लीग में था, अब चाइना आने लग गया, तो जर्मनी को क्या चिंता होगी कि कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए। और जो ये अनईस है, जो ये परेशानी है, इज नॉट रूटेड सोलली इन प्राइस कंपटीशन, ये सिर्फ प्राइस के कंपटीशन की नहीं है, बट इन द पॉसिबिलिटी दैट एस्टैब्लिश इनोवेशन हायरार्कीज में बी रिकॉन्फिगर्ड। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है कि जो ये चिंता थी वो सिर्फ प्राइस की नहीं थी, वो चिंता ये थी कि जो जहाँ पे जर्मनी जापान टॉप में थे, कहीं ये रिकॉन्फिगर ना हो जाए, मतलब ये चेंज ना हो जाए, अब ऐसा ना हो कि चाइना टॉप में आ जाए और इनकी रैंक पीछे हो जाए। ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम फटाफट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे कि आपको पहले भी बोला कि अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है, मॉक्स वगैरह में आपके पास कम टाइम होता है, तो आप वहाँ पे एकदम डीप रीडिंग जल्दी हो सकता है ना कर पाए, और आपकी अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन जब आप आराम से, जब आप फुल टाइमर के साथ में मॉक सॉल्व करते हैं, तो वहां पे मैं आपको यही बोलूंगी कि आप ऐसे ही अच्छे से हर लाइन को पढ़ पढ़ के करिए। इससे ये नहीं है कि आपको मॉक सॉल्व करना है, एक आपको अपनी फॉर्मेलिटी निभानी है, इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी, एंड आपको फिर इंग्लिश जल्दी समझ में आने लग जाएगी। सो एक पैराग्राफ और बचा है, हम उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम आंसर्स करने का ट्राई करते हैं। वेस्टर्न रिस्पॉन्स टू दिस डेवलपमेंट रिवील एंड अंडरलाइन टेंशन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसके कारण क्या होगा, जो वेस्टर्न का रिस्पॉन्स है उन्होंने रिवील किया कि उन सबको क्या हो गई, जो चाइना इतना अच्छा काम करने लगा तो उन सबको क्या हो गई, टेंशन हो गई। ऑन द वन हैंड कोलाबोरेशन विद चाइनीज सप्लाई रिमेन्स इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव ड्यू टू एफिशिएंसी गेन्स एंड इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स नेटवर्क। क्या बोल रहा है, एक तरफ उनको चाइना के साथ में कोलाबोरेशन करना पड़ रहा था क्योंकि जो चाइना का सामान है वो सस्ता था, और उनकी
उनके लिए मतलब कि उनके लिए फायदेमंद था। जैसे कि इंडिया में अगर हम खुद प्रोड्यूस करते हैं कोई सामान तो हमें महंगा पड़ता है, ठीक है, हमें चाइना से मंगाते हैं हम, उसके लिए हमें चाइना में डिपेंडेंट होना पड़ता है, लेकिन साथ में हमारा फायदा भी होता है। क्यों? क्योंकि हमें वहां के सामान सस्ते पड़ते हैं। द डिबेट इज therefore less about whether Chinese projects have improved or more about global systems to adapt to a landscape with technological leadership no longer geographically concentrated। तो बोल रहा है जो डिबेट था वो इस बारे में कम था कि चाइना ने अपने अपने बनावट को इम्प्रूव कर लिया, जबकि इस बारे में ज्यादा था कि जो लैंडस्केप है उसमें क्या है, चाइना ने काफी ज्यादा जगह ले ली है। जियोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड मतलब यहाँ पे चाइना ने काफी ज्यादा जगह ले लिया है चाइना यहाँ पे। Understanding this also requires moving beyond outdated stereotype and acknowledging the structural capabilities that now underpin Chinese manufacturing। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें इसको समझना पड़ेगा, है ना, आउटडेटेड और स्टीरियोटाइप से निकल के एक्नॉलेज करना पड़ेगा कैपेबिलिटीज को, दैट जिसने मजबूत बना दिया है चाइनीज की मैन्युफैक्चरिंग को। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो पैसेज के हिसाब से कौन सा फॉल्स है? पहला वाला, चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग वाज अर्लियर परसीव्ड एज प्रायोरिटाइजिंग अफोर्डेबिलिटी। जो बोल रहा है कि जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर थे वो पहले सस्ता सामान बनाने में ज्यादा ध्यान देते थे परफॉर्मेंस से, बिल्कुल सही स्टार्टिंग में दिया हुआ था। चाइनीज फर्म्स हैव कंप्लीटली अबेंडेंड कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इन फेवर ऑफ, बोल रहा है कि उन्होंने कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस को पूरा हटा दिया था और किसका फेवर करते? प्रीमियम प्राइसेस का। जबकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया है कि चाइना ने सामान प्रीमियम प्राइस के बनाए, यहाँ पे यही दिया है कि बाद में वो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर क्या किया उसने, कम का बनाया। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। थर्ड देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी लर्निंग एंड पॉलिसी अलाइनमेंट हैव कंट्रीब्यूटेड टू चाइना मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट। जो टेक्नोलॉजी लर्निंग है उसने चाइना को मदद की, बिल्कुल सही दिया हुआ है। एडवांस सॉफ्टवेयर एंड इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन्स नाउ कैरेक्टराइज मैनी चाइनीज प्रोजेक्ट्स। एडवांस सॉफ्टवेयर के बारे में भी दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। वेस्टर्न कंसर्न एक्सटेंड बियॉन्ड प्राइसेस टू क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस। ये भी आपको बिल्कुल दिया हुआ है वेस्टर्न के बारे में कि वेस्टर्न का जो कंसर्न है, वेस्टर्न लोग परेशान हो रहे हैं, तो ये भी, तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा? बी। According to the passage, what primarily distinguishes China current manufacturing approach from its earlier phase। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चाइना का क्या डिफरेंस आया, जो चाइना का पहले का था और जो चाइना का बाद का था उसमें क्या डिफरेंस आया। तो क्या डिफरेंस आया? एक्सक्लूसिव रिलायंस फॉरेन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट में देखो फॉरेन टेक्नोलॉजी के बारे में कोई बात नहीं की है। शिफ्ट फ्रॉम अफोर्डेबिलिटी अलोन टू अफोर्डेबिलिटी कंबाइन विद, हाँ ये बोला था कि पहले उसने क्या था, पहले सिर्फ अफोर्डेबल था लेकिन बाद में उसने अफोर्डेबल कैसे बनाया, एक सॉफ्टिफिकेशन के साथ में, मतलब कि एक जो गुड्स रहेगा वो भी सोफिस्टिकेटेड रहेगा, मतलब कि एक अच्छे क्वालिटी का रहेगा। तो बी आपका बिल्कुल सही है। Which of the following best capture the author view on Germany response to China's technological rise। तो इसमें से कौन सा बेस्ट कैप्चर करता है ऑथर का व्यू, मतलब जो जर्मनी ने बोला ना चाइना के टेक्नोलॉजिकल राइज के, तो वो कौन सा वाला है। सो हमने पढ़ा था कि क्या है, जो जर्मनी है वो परेशान है। सो इसमें हम लोग सारे ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं। पहला वाला बोल रहा है जर्मनी रिमेन्स अनअफेक्टेड, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जर्मनी अनअफेक्टेड तो था ही नहीं, वो तो अफेक्टेड हुआ था। जर्मन कंसर्न्स आर लिमिटेड टू डिक्लाइनिंग, इसमें बोल रहा है कि जर्मन का इस बात पे परेशान था कि उसका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट के बारे में तो कोई बात ही नहीं की। जर्मनी रिकग्नाइजेस अ चैलेंज टू ट्रेडिशनल इनोवेशन हायरकीज, हाँ ये बोला था, ये बार बार लिखा हुआ है कि मेन टेंशन इन लोगों का क्या था कि जो हायरकीज है, जो रैंकिंग्स है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, मतलब कि जर्मनी जापान ये सारे पीछे हो जाएंगे और चाइना आगे हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही है। Which of the following if assumed true would strengthen the argument in paragraph 3। बोल रहा है इसमें से कौन सा अगर अस्यूम किया जाए, तो ये अस्यूम वाला इसको हम थोड़ा सा बाद में कर लेंगे, पहले हम जितने सिंपल इसको भी करेंगे पर पहले हम जितने सिंपल क्वेश्चन है पहले हम उसको कर लेते हैं। व्हाट कैन बी मोस्ट रीजनेबली इन्फर्ड, ये भी यहाँ पे आपका इन्फर करने वाला दिया हुआ है। व्हाट कैन बी मोस्ट रीजनेबली इन्फर फ्रॉम द पैसेज अबाउट वेस्टर्न कोलाबोरेशन। जो वेस्टर्न लोग कोलाबोरेशन कर रहे हैं चाइनीज के साथ में, उससे हम क्या निकाल सकते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं। इट इज ड्रिवन, बोल रहा है जो कोलाबोरेशन है वो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, पॉलिटिकल अलाइनमेंट के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। इट परसिस्ट डिस्पाइट कंसर्न बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी बेनिफिट्स, एफिशिएंसी का बेनिफिट से बोल रहा है यहाँ पे कि हमारी जो एफिशिएंसी है, हमने एक यहाँ पे पढ़ा भी था लास्ट लास्ट में कि अगर हम चाइनीज प्रोजेक्ट्स लेते हैं तो इससे क्या होगा हमारा, जैसे मैंने बताया था ना इंडिया का, कि अगर हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, तो हाँ हमारा एफिशिएंसी बेनिफिट्स होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सपोर्टेड बाय द पैसेज, कौन कौन से स्टेटमेंट्स है जो ये पैसेज सपोर्ट कर रहा है। चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग हैज इवॉल्व्ड
जो चाइनीज मैन्युफैक्चर है उसने वो बाहर पहुंच गया इमिटेशन के छापने के, बिल्कुल दिया हुआ था कि वो उसने छापा नहीं, उसने क्या किया, खुद का दिमाग लगा कर ग्लोबल नॉलेज से सारे काम को किया। वेस्टर्न फियर्स आर लिमिटेड टू शॉर्ट टर्म प्राइस कंपटीशन। इसमें बोल रहा है कि जो वेस्टर्न फियर्स है वो लिमिटेड था शॉर्ट टर्म, इसमें वेस्टर्न फियर्स का लिमिटेड था, ऐसा कुछ दिया नहीं है, इसमें काफी ज्यादा वेस्टर्न फियर्स दिए हुए हैं। तो आपका बी वाला गलत हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप इज बिकमिंग लेस जियोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड। हाँ, जो टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप है वो आपका दिया था कि उसमें क्या होगा, आपका जो नाम है वो क्या होगा, आपका पीछे हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप दिया था कि वो क्या होगा, बन जाएगा लेस जियोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड। तो आपका ए और सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनईज, अनईज मतलब क्या होता है, परेशान होना। तो एंथुसियाज्म मतलब तो खुश होना होता है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक एंजाइटी जिसका मतलब परेशान होना होता है। हायरकीज, हायरकीज मतलब अभी हायरकीज का मतलब क्या होता है, किसी चीज का रैंक, लाइन बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैंकिंग हो जाएगा। अगर ये सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको पता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो वो आपको रीडिंग करने से धीरे धीरे, जैसे कि अगर आप पूरा पैराग्राफ रीड करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक वोकेबलरी भी अच्छी हो जाएगी, बस आपको हर एक वर्ड का मीनिंग देखते हुए रीड करना है। एंड ये वाला मॉक मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि मैं आपको आराम से बता सकूं। तो आप लोग ऐसा मत बोलिएगा कि इसमें तो पहले से ही आंसर सारे दिए हुए हैं। हाँ, आंसर्स सारे इसमें दिए हुए हैं नीचे में, लेकिन हम जो सॉल्व कर रहे हैं खुद से कर रहे हैं। एंड मैं अपना स्ट्रेटेजी बता रही हूँ कि मैं मॉक को कैसे सॉल्व करती हूँ। जो लाइव मॉक्स आते हैं उसमें जो ऑलिव बुक जो आंसर्स प्रोवाइड करता है वो 2-3 दिन के बाद करता है। सो लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है कि उसमें दिक्कत ये होती है कि हमें 20 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करना होता है, तो मैं उतने अच्छे से उसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इसलिए मैं ये वाला मॉक करवा रही हूँ ताकि हम इसमें ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को मैं बता सकूँ कि मैं मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहती है मॉक सॉल्व करने की। सो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक। अब ब्लैंक का मतलब अगर आपको नहीं पता तो ब्लैंक का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ हम कलरलेस है, टेस्टलेस है, बहुत ही बोरिंग है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लैंक बोलते हैं। तो चलिए रीड करते हैं। टू मेक द लाइन अपीयर लेस स्टेप्ड वी ब्लैंक द कलर ऑफ द एज ऑफ द लाइन विद द कलर्स अराउंड इट। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो ब्लैंक मतलब कलर्स को ना मिक्स करने की बात कर रहा है फर्स्ट वाले में। तो ना यहाँ पे ये ब्लैंक नहीं आएगा, आपने वो वाला ब्लैंक सुना होगा, BLENG, यहाँ पे वो वाला ब्लैंक आएगा। सेकंड में बोल रहा है ब्रैड एंड जूलिया ट्रैम्प्ड अप द स्टेयर्स ईच ऑफ कैरिंग। यहाँ पे बोल रहा है कि जो ब्लैंक और जूलिया थे वो सीढ़ियों से जा रहे थे और उन्होंने क्या पकड़ा था, खाना और चाय, कप्स कप्स पकड़े थे कॉफी के। तो वो किस में लेके जाते हैं खाना, और वो हम ट्रे में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रे आएगा, ब्लैंक नहीं आएगा। थर्ड में क्या बोल रहा है, जो मूवी थी जिस वो काफी डिसपॉइंटिंग थी, मेडिकर थी, मतलब काफी मतलब छोटी जो होती है जो कम अच्छी लगे, और फीचरिंग कर रही थी कैसे की जाइस, ब्लैंक मतलब बोरिंग, वो मूवी क्या थी, बोरिंग। तो आपका जो थर्ड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लाई, अब लाई का मतलब तो एक तो होता है झूठ, और एक लाई का मतलब क्या होता है, लेटना। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या आ रहा है। फर्स्ट में क्या बोल रहा है, ही वॉज द मोस्ट चेयरफुल पर्सन आई न्यू एंड नाउ, मतलब वो बहुत ही चेयरफुल पर्सन था जिसे मैं जानता था, लेकिन अभी वो कहाँ है, डेड मतलब कॉफिन के अंदर लेटा हुआ पड़ा हुआ है। तो आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। सेकंड क्या बोल रहा है, हिज फेशियल एक्सप्रेशंस वर द इंडिकेटर्स, जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस है वो क्या दिखा रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, टेलिंग अ लाई, बिल्कुल सही है, फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है। ही वॉज द ओनली मेंबर ऑफ द क्लब, सिर्फ वही ऐसा मेंबर था क्लब का, हु डिडंट लाई प्लम पडिंग, जिसको कि प्लम पडिंग नहीं पसंद था। तो नहीं पसंद था तो यहाँ पे लाइक आएगा, लाई नहीं आएगा। तो यहाँ पे थर्ड वाला गलत हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा। कंडीशंस, तो कंडीशंस क्या होते हैं, कहीं ना कहीं स्टेट होते हैं ना कि किसकी क्या स्टेट है, मतलब अभी उसकी किस तरह की स्टेट है, वो अभी उसकी मतलब उसकी बीमारी की स्टेट है या एकदम हेल्थी है, मतलब एक नेगेटिव वे में यूज होता है ना कि अभी उसकी स्टेट कैसी चल रही है। तो फर्स्ट वाले में क्या था, वेदर कंडीशंस, जो वेदर की अभी जो स्टेट है वो क्या है, फेवरेबल है, अच्छी है। द ओल्ड कार, जो एक ओल्ड कार है, इज इन गुड ड्राइविंग कंडीशन, जो ओल्ड कार है वो क्या है, अगर यहाँ पे कंडीशन होता तो ये बिल्कुल सही होता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कार की बात की था, ओल्ड कार। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन है, इसलिए गलत हो गया, वरना यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन होगा। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, रीना कंडीशंस, यहाँ पे कंडीशन को वर्ब की तरह यूज कर रहा है, तो वर्ब की तरह जब यूज करता है वो इसका मतलब होता है ट्रीट करना। तो रीना क्या करती है, ट्रीट करती है अपने हेयर को, किससे, कंडीशनर से। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दिस एलिस, एलिस मतलब क्या होता है, रोड। दिस एलिस इवेंचुअली मर्ज इनटू अ डैश एक्सप्रेस, तो एलिस मतलब जो पतली पतली सी रोड होती है ना वो, और एक्सप्रेस में मतलब बड़ी बड़ी सी रोड। तो जो पतली सी रोड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नैरो, बी ऑप्शन को देखिए। और जो चौड़ी चौड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड। इसके अलावा डर्टी दिया है,
यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो रोड थी वो मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ अपोजिट आएगा। अरे मर्ज हो गई, मतलब पहले ऐसी थी बाद में ऐसी हो गई। तो डर्टी और जो फिल्थी दोनों का मतलब डर्टी होता है। तो ये तो आपका नहीं हो सकता। सैड और डिप्रेस तो आएगा नहीं रोड में। फेमस और रफ भी नहीं आएगा रोड में। है ना, रोड की बात हो रही तो हेट और लव भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, नैरो और ब्रॉड ही आ जाएगा। द ट्यूमर सीम्स गैस बट इट माइट टर्न गैस। यहाँ पे भी अपोजिट चाहिए कि ट्यूमर क्या लग रहा था बट, लेकिन वो क्या रहा। तो ट्यूमर ह्यूज लग रहा था, बड़ा लग रहा था। तो और इनॉर्मस, तो दोनों यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे आपको अपोजिट चाहिए। सिंपल और कॉम्प्लेक्सिटी, ये वर्ड उल्टे, लेकिन ना यहाँ पे ना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगा। अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता तो एक बार हम सोच सकते थे। कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसका मतलब कि जो उसका नाउन और एडजेक्टिव होता है ना, उस पर ये सेट नहीं हो रहा है। थर्ड में क्या बोला है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन मतलब होता है जो चीज हार्मफुल ना हो। तो जो ट्यूमर है वो हार्मफुल नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में वो मैलिग्नेंट रहा, मतलब कि बाद में वो हार्मफुल रहा। तो सी आपका बिल्कुल सही है। गी को देख लेते हैं। गी में क्या बोल रहा है, ग्रेस्प एंड कैप्टिव। तो ग्रेप्स मतलब भी क्या होता है, कोई चीज बहुत ही अट्रैक्टिव हो, बहुत ही कैप्टिव हो। तो दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, ग्रेस्प एंड कैप्टिव का। लास्ट में क्या बोल रहा है, केयरलेस एंड केयरफुल। तो यहाँ पे इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा है, केयरलेस एंड केयरफुल का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो क्या लग रहा था, हार्मफुल नहीं लग रहा था लेकिन हार्मफुल था। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फ्रॉम टाइम टू टाइम गैस द हिस्ट्री। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखा है, थ्रो। तो जो थ्रो होता है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को ना पूरा देखना। जैसे कि किसी चीज को, जैसे मान लो एक पेज है ना, तो मैंने इस पेज में पूरा थ्रो किया, मतलब कि उसको पूरा का पूरा रीड किया। पर यहाँ पे किसकी किसकी बात हो रही है, हिस्ट्री की बात हो रही है। तो हिस्ट्री की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे थ्रू आउट होगा। क्योंकि जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं या किसी जगह के पार्ट की बात करते हैं, तब थ्रू आउट आता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्रू आउट द हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के हर पार्ट में, हिस्ट्री के हर टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्रू आउट आ जाएगा। अगला वाला देखते हैं, इधर थ्रू द स्प्लेंडर ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट और गैस द वैल्यू ऑफ हिज सर्विस टू हिज फेलो मैन। अब यहाँ पे क्या है, इधर इधर के साथ में आपको पता होगा क्या लगता है, और। तो यहाँ पे थ्रू आउट और सिर्फ एक ही में है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, एडिंग जर्नलिज्म टू माई प्रोफेशनल एंडिवर्स हैज गैस माई कम्युनिकेशन। अब देखो हैज के बाद में अगर आपको ग्रामर आता होगा, वो क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के साथ में वी3 लगता है। अब यहाँ पे देखो वी3 सिर्फ दो में है, एक ए में है और एक डी में है। तो इन दोनों में से एक होगा। आगे देखते हैं। तो बोल रहा है आगे, एंड प्रोवाइडेड मी विद, और मुझे दिया जाएगा प्लेथोरा, मतलब बहुत सारा इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज। तो बहुत सारा दिया जाएगा क्या, तो देखो यहाँ पे दो है, एक तो एक्सेस है, वहां जाने दिया जाएगा। दूसरा है एसेस। तो एसेस मतलब होता है किसी को जज करना। तो यहाँ पे जज करने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे क्या रास्ता देने की बात की जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रिफाइंड और एक्सेस। ये वर्ड्स काफी अच्छे हैं, बहुत एग्जाम्स में भी आते हैं, एक्सेस और एसेस। तो अगर आपको उसका मतलब नहीं पता तो आप अच्छे से देखिएगा। एक्सेस मतलब किसी जगह पे जाने का रास्ता मिल जाना, और एसेस मतलब किसी को जज करना या किसी को अच्छे से क्या करना, मतलब किसी चीज के बारे में अच्छे से पता करना। दिस इज द गैस हिट मूवी ऑफ द ईयर। ये क्या रही, हिट मूवी ऑफ द ईयर एंड विंस एन इंटरनेशनल टू। तो ये इसने क्या जीता, इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिलेशन जीता। आप खुद बताओ, हो सकता है कि पब्लिसिटी अवार्ड, हाँ इंटरनेशनल अवार्ड जीत सकते हैं। बिगेस्ट को भी चेक कर लेते हैं। दिस इज द बिगेस्ट हिट मूवी ऑफ द ईयर। हाँ ये बिगेस्ट हिट मूवी हो सकती है। हमने पूरे 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको ये वाला मॉक कैसा लगा, एंड और कौन सा मॉक आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूं, मुझे जरूर बताइएगा। अगला मैंने मेंस का मॉक सोचा है गाइडली का, कि गाइडली से, क्योंकि ऑलिव बोर्ड पे सारे मेंस के जो मॉक है वो सारे पेड कर दिए हैं, फ्री कोई भी नहीं है। हम लोग अब गाइडली का मेंस का मॉक सॉल्व करेंगे। उसमें भी मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी एंड सारे रूल्स वगैरह बताऊंगी। सो आपको और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मैंने इंग्लिश ग्रामर के लिए, देखिए इंग्लिश ग्रामर एंड रीडिंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग साथ में ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर से ना आप फास्ट आंसर कर सकते हैं। बहुत जगह पे ग्रामर से बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाता है। सो मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैंने ग्रामर कहाँ से की है। एक सर है इंग्लिश, योर इंग्लिश ट्यूटर करके। वो सर इतनी अच्छी ग्रामर पढ़ाते हैं, इतनी अच्छी ग्रामर पढ़ाते हैं, मतलब कि उनकी ग्रामर पढ़ के आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा। वो ग्रामर को पूरा का पूरा क्वांट्स के जैसे करवाए थे, पूरा लॉजिक के साथ, कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो उनके ना मतलब ऐसे ऐसे काफी सारी सीरीज है उनकी सर की। लेकिन सर की जो एक सीरीज है वो उसमें ना 78 वीडियोस है। अगर आप उनके चैनल में जाएंगे योर इंग्लिश ट्यूटर, तो वहाँ पे 78 सीरीज है, एंड आपको ना वीडियोस ऐसे मिलेगा
पार्ट 0, पार्ट 1, पार्ट 2। सो उसको मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी। अगर आपको ग्रामर में दिक्कत हो रही है, तो आपको उनसे पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ग्रामर को बहुत अच्छे लॉजिक से करवाया है। एंड उसके बाद आप हर सेंटेंस में नाउन आएगा, नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, चाहे वो एडिटोरियल्स हो, एऑन के एसेस हो, आप हर जगह पे बहुत ईज़िली बता सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा बताया है। एंड रीडिंग का तो मैंने आपको बताया ही कि आप एऑन ऐसे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ना एऑन में क्या है, काफ़ी अच्छा लेवल दिया हुआ है। सो आपको क्या करना है, जैसे कि आप एक बार दिन भर में किसी भी टाइम पर, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, किसी भी टाइम पे 4 से 5 पैराग्राफ्स आप अगर आप अभी स्टार्ट मतलब कि अभी आप चालू कर रहे हैं पढ़ना, आपने अगर पहले नहीं पढ़ा है, तो एक साथ आपका बहुत सारा हो जाएगा। सो स्टार्टिंग में अभी आप 4-5 पर कम से कम 4-5 पैराग्राफ पढ़ो, ताकि लगे कुछ पढ़े जैसा एंड कुछ अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो आप 4 से 5 पैराग्राफ पढ़ो आराम से एऑन का। एंड उसके बाद फिर आपको दिन भर में आपके जो भी पसंद है, एक आपने अच्छे लेवल का कर लिया, फिर आप दिन भर में इंग्लिश के चाहे मॉक सॉल्व कर लो, चाहे आपको एडिटोरियल्स करना है तो वो कर लो, बुक्स वगैरह पढ़नी तो वो कर लो, मतलब आपका जो भी मन हो। लेकिन मैं आपको बोलूँगी, एक बार आप या तो सुबह या आपको जब भी सही लगे, एक बार आप एऑन का पढ़ लो, ताकि धीरे-धीरे क्या आपकी जो अंडरस्टैंडिंग और आपका लेवल है ना, वो इंक्रीज़ होता रहे। सो कल से मैं करने वाली हूँ एऑन ऐसे यहाँ पे 4 से 5 पैराग्राफ। सो अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे हमारा सुबह-सुबह ही एऑन का जो ऐसे है, मेरी भी रीडिंग निपट जाएगी एंड आप लोग भी मेरे साथ में पढ़ सकते हैं। पहले मैं काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताने वाली हूँ एऑन ऐसे को। सो पहले आप लोग खुद से रीड करिएगा, फिर आप लोग मेरा एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं, तो इससे आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि आप जो समझ रहे थे वो सही समझ रहे थे कि गलत समझ रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम रीड करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम जो समझ रहे हैं वो सही समझ रहे हैं कि गलत समझ रहे हैं। सो अगर हम किसी के चाहे किसी भी टीचर का वीडियो हो, कोई और भी अगर द एऑन करवाता हो, मैंने तो वैसे ज़्यादा देखा नहीं है यूट्यूब पे द एऑन करवाते हुए डेली, क्योंकि उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर है। तो कोई और भी अगर करवाता हो, आप कहीं से भी द एऑन अगर आप किसी के साथ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे क्या आपको पता चलता रहेगा कि आप जो समझ रहे हैं वो सही समझ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि उसका लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो लेवल है उसका, जो सेंटेंस उसमें लिखे हुए हैं, वो आपको पूरे सही समझ में आए। अगर वो सेंटेंस आपको पूरे के पूरे सही समझ में आएँगे, तो तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग और तभी आपका इंग्लिश का लेवल अप होगा। आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप जो समझ रहे हैं वो सही समझ रहे हैं कि गलत, तो फिर आपका लेवल कैसे अप होगा। तो अगर आपको अपना लेवल अप करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड उसमें जो सेंटेंस टफ लगता है उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, उसको समझने का पूरा ट्राई कीजिए, क्योंकि जहाँ पे आपको नहीं समझ में आता है, इसका मतलब कि आपका लेवल वहीं तक है अभी। लेकिन अगर आप जो नहीं समझ आ रहा है आप उसको भी समझने लग जाएंगे, तो फिर वो आपका क्या होगा, लेवल अप हो जाएगा। जैसे कि होता है ना, हम क्लास 5 में जब रहते तो हमें सिर्फ 5 की बुक समझ में आती है, उस टाइम पे 6 का कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, फिर हमारा लेवल जो है वो क्या होता है, क्लास 6 वाला आ जाता है, फिर हम उसको भी समझने लग जाते हैं, फिर हम 7th वाला भी। तो लेवल अप करने के लिए आपको धीरे-धीरे अच्छे लेवल का पढ़ना होगा। एंड कल से मैं द एऑन यहाँ पे यूट्यूब पे करूँगी, अच्छे अच्छे सारे पैराग्राफ्स करेंगे हम, 6-7 जितना भी हो पाएगा, एंड पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा। सो मेरी भी रीडिंग हो जाएगी एंड सुबह-सुबह रहेगा काफ़ी। सो सुबह-सुबह अगर आप भी उसको 2x पे भी देखेंगे, तो भी आपका काफ़ी 20 से 25 मिनट में आपका आराम से हो जाएगा। सो एक बार आपका वो हो गया, तो आपके एक अच्छी लेवल की रीडिंग हो जाएगी। फिर दिन भर में आपका जो मन हो आप वो कर सकते हैं। सो आप जो भी बोलना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। सो आज के लिए बाय।